एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी एंड एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ठीक है, तो वो वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप जो प्रीवियस वीडियो और आने वाले जो भी वीडियो है ना, उसी लिंक के माध्यम से आप देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं कैलकुलेट पैकिंग इफ़िशियंसी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है, किसके लिए करेंगे? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉपी पे लेके बैठ जाइए। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा, उसको आप कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो मैं लिखूँगा फिर मिटा दूँगा तो आपको प्रीवियस चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो कॉपी में लेके प्रॉपरली आप बैठ जाइए। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के बारे में हम अभी पैकिंग इफ़िशियंसी निकालेंगे। अब देखिए, पैकिंग इफ़िशियंसी का या पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हो। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? ये है क्या एक्चुअल पैकिंग फ्रैक्शन? देखिए, आपको पता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज़ है इस वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में जो भी है स्मॉलेस्ट, वो चीज़ है क्या है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एटम। ठीक है, सबसे छोटी चीज़ क्या है इस दुनिया में? वो है एटम। ठीक है, एटम से पहले भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, बस उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग। सबसे छोटी चीज़ हम क्या बोल सकते हैं कि एटम है। ठीक है, अब ये जो एटम होता है वो कैसे, किस शेप का होता है? वो होता है स्फेरिकल शेप का। ठीक है, स्फेरिकल मतलब गोल शेप का होता है ना? तो इसी एटम से मिल करके, बहुत सारे करोड़ों एटम से मिल के हमारा कोई सॉलिड बनता है। ठीक है, तो एक छोटे से मेटल में भी ना करोड़ों एटम्स होते हैं। अगर इस साइज़ का भी आपके आपके पास मान लीजिए आयरन है, तो इसमें लगभग आप मान के चलिए कि करोड़ों एटम्स इतने साइज़ के आयरन में क्या है, पैक्ड है। करोड़ों एटम मिलके ये साइज़ का आपका आयरन बना रहे हैं। ठीक है, तो इतने सारे एटम्स क्या है, मतलब रेगुलरली रिपीटिंग मैनर में क्या है, आपका पैक्ड है। ठीक है, तो हम लोग पैकिंग इफ़िशियंसी मतलब क्या समझ रहे हैं? अब देखो, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? यूनिट सेल पढ़ा था। ठीक है, यूनिट सेल मतलब एक मान लीजिए सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, मान लीजिए ये जो है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सिंपल क्यूबिक है। अब इसमें हमने देखा था कि सारे कॉर्नर्स पे क्या रखे हैं? एटम्स रखे हैं। ठीक है, सारे कॉर्नर्स पे क्या है? एटम्स है। अब देखिए, अब कोई भी चीज़ स्फेरिकल है और आप बोलोगे कि इस गैप को स्फेरिकल चीज़ों से उसको भर दो। जैसे रूम है, रूम को मैं बोलूँगा कि पूरे छोटे छोटे बॉल से आप पूरा भर दो, और मैं बोलूँगा कि इसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई चीज़ स्फेरिकल शेप का है तो उसकी पैकिंग 100% हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर क्यूबिक शेप का होता, जैसे घर बनाने के लिए हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं, अगर ईंट के शेप का कुछ हो तो वहाँ पे पैकिंग इफ़िशियंसी हो सकती है 100%। बट स्फेरिकल के केस में 100% इफ़िशियंसी आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक यूनिट सेल में, जैसे ये यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में कितना परसेंट जो वॉल्यूम है वो एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। ठीक है, मतलब इस यूनिट सेल में कितना परसेंट जो वॉल्यूम है वो एटम्स का है। ठीक है, और कितना परसेंट जगह जो है वो खाली छूटा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाई करके रखा है, उतनी ज़्यादा उस यूनिट सेल की, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की पैकिंग होगी, है ना? पैकिंग फ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है पैकिंग फ्रैक्शन का? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मतलब जो जितने भी नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स है यूनिट सेल में, उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन। और इसी पैकिंग फ्रैक्शन को अगर आप पैकिंग इफिशियंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 से इंटू कर दोगे तो आपका पैकिंग इफिशियंसी भी निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेम इसी फॉर्मूले से हमको क्या करना है? हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक से, है ना? तो सिंपल क्यूबिक के एक एक फेज़ को लेते जाएंगे। सिंपल क्यूबिक का जो फ्रंट फेज़ होता है वो कैसे रहता है? इस तरीके से इसके कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, है ना? ऐसे कॉर्नर पे क्या होते हैं? एटम होते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्नर पे एटम हो गए, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मैंने भी क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम, तो एटम कैसा है? स्फेरिकल है।
एटम कैसा है, स्फेरिकल है, गोल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी चीज़ स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब। ये होता है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो ये किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम बोल रहा है, तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है, एक होता है ओनली, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 × 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है, यूनिट सेल की क्या वॉल्यूम होगी, यूनिट सेल मतलब हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, क्यूब है तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट इंटू विथ, तो क्यूबिक के केस में तो सब बराबर होता है ना, सब बराबर होता है, लेंथ हाइट विथ तीनों बराबर होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा यूनिट सेल का, ए क्यूब हो जाएगा सिंपली, है ना, ए क्यूब हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन एक दिक्कत क्या है, एक इक्वेशन है और दो अननोन है। ठीक है, मतलब हमको आर और ए के बीच रिलेशन पता करना है। ठीक है, रिलेशन पता हो जाएगा तो हम एक को रिप्लेस कर देंगे, या तो आर को ए से रिप्लेस कर देंगे या ए को आर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या देखो, इसमें देखो सिंपल क्यूबिक के लिए एक फेज का यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, एक बार और इस डायग्राम को अच्छे से मैं बना देता हूँ। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, ऐसे 4 एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से टच में रहते हैं, है ना, ये उसका एक फेज़ है। ठीक है, एक फ्रंट फेज़ है। तो इसका जो लैटिस पैरामीटर क्या होता है, वो होता है ए। इसका लैटिस पैरामीटर ये क्या हो गया, ए। ठीक है, अब ये दोनों एटम टच में है, ये एटम और ये एटम टच में, मतलब ये आर और ये आर। ठीक है, ये 2 आर है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए इज इक्वल टू, यहाँ से अगर यहाँ तक लोगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 2r। ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2r। ठीक है, तो अब क्या करो, ए को 2r से रिप्लेस कर दो, इसकी वैल्यू आप कहाँ डाल दो, इस फॉर्मूले में आप डाल दो, है ना, तो आपको देखो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 2r आप यहाँ पे डाल दो, तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Pf इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाई ए की जगह क्या डालोगे आप 2r, तो 2r क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं। अब देखिए इधर, अब आगे इसको जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाई, अब 2 की पावर 3 अगर क्या होगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू होगा 8, है ना, 2 1 हम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, है ना, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 इंटू आर क्यूब, है ना। अब आप इसको क्या कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, ये नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये आर क्यूब और आर क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये भी कट गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, अब ये वाला फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये 4 कट गया तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, π/3 इंटू 2 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6। तो आप यहाँ पर डाल के देखिए कि π/6 क्या आता है। ठीक है, π/6 आपको कितना आ जाता है 52। π/6 आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं π/6, तो π/6 इज इक्वल टू आ जाएगा 52 0.52। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 0.52। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका कितना निकल गया सिंपल क्यूबिक का 0.52। ठीक है, तो 0.52 होता है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक। अब इसी को आपको इफ़िशियंसी में दिखाना है, मान लीजिए। ठीक है, इसी को इफ़िशियंसी में दिखाना, तो आप क्या कर दोगे, सिंपल इसको क्या करोगे 100 से इंटू कर दोगे, तो पैकिंग इफ़िशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा, पैकिंग इफ़िशियंसी इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 0.52 इंटू 100। तो पैकिंग इफ़िशियंसी कितनी आ गई आपकी 52%। कितनी आ गई 52%। ठीक है, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहे हैं तो 0.52, पैकिंग इफ़िशियंसी पूछ रहे हैं तो 52%। तो ये सिंपल क्यूबिक का हो गया। ठीक है, सेम
जो अभी जो मैंने बताया ना, सेम प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है बीसीसी एचसीपी के लिए भी, और बीसीसी और एफसीसी के लिए भी। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक हो गया कैलकुलेट। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एफसीसी थोड़ा सा इजी है, उसके बाद बीसीसी में जाएंगे। ठीक है, तो एफसीसी समझ में आ जाएगा तो आपको बीसीसी भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एफसीसी के केस में देखो कैसा रहता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एफसीसी में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें क्या होता है, कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। ठीक है, जितने भी कॉर्नर है वहाँ पे एटम होंगे, मतलब 8 कॉर्नर पे एटम्स होंगे आपके। ठीक है, इस तरह से 8 कॉर्नर पे एटम होंगे। और कहाँ कहाँ होगा, और जितने भी फेज़ है उसके बीचों बीच होगी। इस फेज़ में 6 फेज़ होते हैं, तो टोटल 6 फेज़ में एक एक क्या होंगे, एटम होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमको पूरे पूरे क्यूब को आपको अज्यूम नहीं करना है, केवल एक सरफेस को अज्यूम करना है। ठीक है, हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है, अल्टीमेटली हमें ए और आर के बीच का क्या निकालना है, रिलेशन। ए और आर के बीच क्या रिलेशन है, बस फॉर्मूला तो वही है सेम, ए और आर के बीच बस आपको रिलेशन निकालना है, और वहाँ पे ए को आर से रिप्लेस कर देना है बस। बाकी सेम चीज़, बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी वही है। तो आपका मेन पर्पस है ए और आर के बीच को आपको रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए आपको ये पहला फेज़ को आप कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं उसको बना देता हूँ। आपका फ्रंट फेस जो है इस तरीके से, ये यहाँ पे एक एटम होता है, इधर कॉर्नर पे एटम होता है ना, और यहाँ पे सेंटर पे होता है। ठीक है, और इधर एटम होता है, उसके बाद इधर होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है इसका फ्रंट फेस। अब यहाँ पे ए और आर के बीच का आपको रिलेशन निकालना है। तो ये लैटिस पैरामीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितना है, ये इसकी वैल्यू क्या है, ए है। वो तो फिक्स है, क्योंकि लैटिस पैरामीटर जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो एक ही है, ए है। तो ये फिक्स है कि ये क्या है, ए है ना। अब देखिए, अब इस केस में इसकी वैल्यू आर है, इसकी भी वैल्यू आर है, बट ये दोनों टच में नहीं है। ये एटम और एटम टच में नहीं है, मतलब ये वाला डिस्टेंस अभी अननोन है। तो अब जो प्रीवियस सिंपल क्यूबिक के लिए जो अप्लाई किए थे ना, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एटम के बीच में गैप है जो कि अननोन है डिस्टेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल को यूज़ करना पड़ेगा ए और आर के बीच रिलेशन पता करने के लिए कि कौन सा, ये वाला डायगोनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस डायगोनल का क्या लेंथ है, तो इस डायगोनल का लेंथ कितना होगा, यहाँ पे ये आर है। ठीक है, ये क्या है, 2r है, मतलब पूरा डायमीटर है, और ये आर है। ठीक है, और ये तीनों एटम टच में है। तो आप, तो इस पूरे लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, इसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में, ट्रायंगल का। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल 4r होगी। इस लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, 4r होगी। अब इसके बीच आपको रिलेशन निकालना है, तो सिंपली आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। ये इसकी डिस्टेंस, ये ए है, तो ये भी ए ही है, ये भी क्या है, ए है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आप अप्लाई कर दो। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये हिंदी में होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, 16। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको, ये डायग्राम को मिटा रहा हूँ। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे आर और ए के बीच रिलेशन निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरफ ला देता, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 को इधर इधर भेज दिया, तो कितना होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 वाला इधर आ गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 8r स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है उसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट
8r², ये हो जाएगा। मैंने स्क्वायर को उधर भेज दिया तो उधर क्या बन गया, वो उधर अंडर रूट बन गया। अब आगे देखिए, अभी हमने क्या निकाला, a = √8r²। तो 8 का अंडर रूट कितना आएगा, तो उसको पता करने के लिए आप क्या करो, 8 को वो कर दो, तोड़ दो, 2 × 2 × 2 है ना, इंटू ये r² रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 × 2 मतलब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 है ना, ये 2 आपका बाहर आ गया, तो 2 √2, ये r² है, तो जब अंडर रूट से बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई, a = कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी, a = 2 √2r। ठीक है, ये a और r के बीच का आपका क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब इसी रिलेशन को याद रखिए और अप्लाई कीजिए उस फॉर्मूले में। ठीक है, जो पुराना हमने सिंपल क्यूबिक के लिए जो उपयोग किए थे ना, उस फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको अप्लाई करना है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम, तो एफसीसी में कितना होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है एफसीसी में, वो होता है 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होता है, तो 4 × कितना हो जाएगा, 4/3 πr³। ठीक है, क्योंकि 4/3 πr³ क्या है, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये a³, ये यूनिट सेल का क्या है, वॉल्यूम है। तो आपको क्या करना है, ए को रिप्लेस करना है किससे, आर से। तो अभी हमने पता लगाया है कि a = क्या होगा, 2 × √2 × r, ये है। तो a की जगह इस वैल्यू को आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखो, 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a का क्यूब मतलब 2 √2r पूरे का क्यूब हो जाएगा, ये पूरे का इस तरह से क्यूब हो जाएगा। है ना, अब इसको आप आगे सॉल्व करिए, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, तो 16/3 πr³ डिवाइडेड बाई क्या था, 2 √2 था, तो 2 √2 का क्यूब इंटू r³ हो जाएगा ये, है ना। अब इसको आगे एक्सटेंड करना है अपने को। अब आप क्या कर लो, सीधे इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 16/3 × πr³ डिवाइडेड बाई 2 √2 का क्यूब इंटू r³। ठीक है, तो r³ और r³ क्या हो गया, कट गया, है ना। अब आप इसको क्या करो, ये तो कट गया, तो क्या हो जाएगा, 16/3 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 √2 का क्यूब, इतना ही बच गया अब आपका। ठीक है, इतना ही अब बच गया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है बस। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू, अब देखो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, इंटू √2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 × √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, √2 का क्यूब हो जाएगा 2 × √2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब √2 × √2 × √2, तो √2 × √2 इज इक्वल टू 2 ही हो जाएगा, है ना। तो इसका क्यूब कितना होगा 2 × √2, है ना। अब इसको आपको बस सिंपली सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे काट दो आप, 8 × 8 8 दूनी 16, फिर ये 2 इस 2 से कट गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका क्या बचा, पाई डिवाइडेड बाई 3 √2। ठीक है, पाई डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, पाई
डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट टू। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको कितना वैल्यू आएगा 0.74। कितना आएगा 0.74। ठीक है, मतलब एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना मिल गया आपको 0.74 मिला। ठीक है 0.74। ठीक है, तो और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 100 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 74%। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 74%। ठीक है, तो ये हो गया एफसीसी का। अब देखते हैं बीसीसी के लिए, है ना। तो बीसीसी के लिए भी सेम आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है बीसीसी के लिए भी सेम ए और आर के बीच रिलेशन निकालना है, बस बाकी सब चीज़ें तो वही होगी। तो ए और आर के बीच रिलेशन देखो कैसे निकालेंगे। देखो बीसीसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है आपका, अब देखो बीसीसी के केस में क्या होता है कि एटम जो है वो कॉर्नर पे पाए जाते हैं, सारे कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, मिडिल में बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है। कहाँ पे होता है, बॉडी के सेंटर पे एक एक एटम होता है। तो ये बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा, ऐसा, है ना। अब यहाँ पे आपको ए और आर के बीच रिलेशन को निकालना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बॉडी के एकदम सेंटर पे है ना। तो आर की वैल्यू का आप तभी निकाल पाओगे जब जो एटम है वो टच में रहे। जो जो एटम टच में होगा ना वहीं से आप आर की प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बॉडी के सेंटर में है, तो ये जो बॉडी सेंटर का जो एटम है ना, ये एटम और इधर वाले कॉर्नर एटम और ऊपर वाला कॉर्नर एटम, ये तीनों टच में रहते हैं। ठीक है, भले इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है बट एक्चुअली में क्या होता है, ये जो एटम है ना ये सारे से टच में, एक्चुअली में जो मिडिल का जो एटम है ना वो सारे कॉर्नर के एटम से टच में है। तो आपको कोई एक लाइन को, कोई एक डायगोनल को कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको आप क्या बोल सकते हो, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका एक रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो उसके नीचे वाले कॉर्नर, जो फर्श वाला कॉर्नर है, वहाँ से लेके छत का जो कॉर्नर है उस साइड का, अपोजिट साइड का जो छत का जो कॉर्नर है, वहाँ से अगर आप लाइन खींचो तो वो क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा। ठीक है, तो ये बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी है, इसी बॉडी डायगोनल की वैल्यू आपकी कितनी है 4r है, क्योंकि इसका r और इसका 2r और इसका r, तो इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी है, बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी है आपकी 4r है। ठीक है, तो इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में 4r है, तो a के रिस्पेक्ट में कितना होगा। ठीक है, वही आपको पता लगाना है। तो इसको इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा अलग अलग बना लेता हूँ। देखिए ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है और ये तीसरा एटम है, तो ये क्या है, एक बॉडी डायगोनल है। तो इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लिया। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसकी वैल्यू आपकी क्या मिल गई, इसकी वैल्यू ये आर है, ये 2r है और ये आर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4r। और ये क्या है, ये लैटिस पैरामीटर है क्यूब का, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई ए हो गई। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना ये एक्चुअली में ये डायगोनल है, फेस का डायगोनल है। ये एक्चुअली में क्या है, ये फेस का डायगोनल है। ये वाला क्या है, ये फेस का डायगोनल है, तो इसकी वैल्यू आपकी होगी √2a। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी √2a होगी, है ना। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये वाला समझ में आ रहा है ना। ये एफसीसी के केस में क्या कर रहे थे, हम क्या चीज़ को कंसिडर कर रहे थे, केवल हम फेस को कंसिडर करते थे, सामने फेस को, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल को। ठीक है, तो इसकी लंबाई तो ए है बट इसकी लंबाई क्या है, ये फेस का डायगोनल है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये क्या है √2a है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, 4r² इज इक्वल टू a² प्लस √2 ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16r² हो जाएगा, इज इक्वल टू a² प्लस √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 2a²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16r² इज इक्वल टू, ये 2a है, 2a² है और ये a² है, तो क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा, है ना। तो ये, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो,
16 को आप इधर इधर भेज दो तो आर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 3a² अपॉन 16। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर को आप उस साइड भेजोगे तो क्या होगा 3a² 16 रूट। स्क्वायर को जब हम उस तरफ भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, उधर जाके वो रूट बन जाता है ना। तो आपका क्या हो गया आर इज इक्वल टू क्या हो गया √3, ठीक है, अपॉन 16a², है ना। तो ये कितना हो जाएगा R √3 ही रह जाएगा, और a का स्क्वायर है तो ये a बाहर निकल जाएगा रूट से, डिवाइडेड बाय 16। अगर आप 16 का रूट करते हो, 16 का रूट करते हो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकल गई R √3a/4। तो अगर आपको यहाँ से आप इसको भी डाल सकते हो फॉर्मूले में, या तो मैंने बोला था ना a को r से रिप्लेस करो या r को a से रिप्लेस करो। तो यहाँ पे आप क्या करो, हम करते आए हैं a को r से रिप्लेस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a = 4r/√3। ठीक है, a क्या हो जाएगा 4r/√3। ये किसके लिए, BCC के केस में, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि a क्या है 4r/√3। अब आ जाते हैं फिर से उसी फॉर्मूले में कि पैकिंग फ्रैक्शन पे। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम, है ना। तो ऑल मतलब जितना एटम है। तो BCC के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम BCC में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 × 4/3 πr³। ठीक है, सेम चीज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई a³। अब आपको जो a है उसको r से रिप्लेस करना है। तो अभी हमने क्या निकाला, a और r का रिलेशन a = 4r/√3 ये निकाला है। अब इसी को आप क्या कर दो, a की जगह पे रख दो, है ना। तो रख देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अब 4 × 8 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 × 4 कितना हो जाएगा 8/3 πr³। अब a को आप r से रिप्लेस कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा 4r/√3 होल क्यूब, ये आ गया, है ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम, 8/3 πr³ डिवाइडेड बाई, अब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4 तो हो जाएगा 64, है ना। 64 × r³, है ना, डिवाइडेड बाई 3 × √3, क्योंकि √3 का क्यूब कितना होगा 3 × √3 होगा, है ना। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या कहाँ तक पहुँचे, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कहाँ तक पहुँचे। अब इसी में थोड़ा सा ध्यान दे दो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8/3 πr³ डिवाइडेड बाई 64 × r³ डिवाइडेड बाई 3√3, है ना। अब आप क्या कर लो, ये जो नीचे का जितना है ना, ये जो नीचे का पोर्शन है सबको ऊपर लेके चले जाओ। ये जितना भी है ना इधर, इसको ऊपर लेके चले जाओ। तो ये टोटल ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8πr³ डिवाइडेड बाई, एक मिनट आपको मैं सीधे यहाँ पे नीचे में बता देता हूँ। यहाँ पे तो इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 8πr³ इंटू ये वाला 3√3 ऊपर चला जाएगा, तो 3√3 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 × 64 × √3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे r³ नहीं, हाँ r³ ये क्या हो गया, कट गया आपका, है ना। r³ कट गया। तो ये आपका कैसे है, ये अब फॉर्मूला कैसे हो जाएगा 8π
इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 3 × 64 ये आ जाएगा। तो ये 3 और 3 क्या हो गया, कट गया, और ये 88 64 तो 8 × 8 88 64 ये आपका क्या हो गया, कट गया, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा, π√3/8 ये आपका बच गया, π√3/8। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, पाई इंटू रूट, ये अगर आप इसको सीधे आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो, ठीक है, तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको वैल्यू पूरा डालोगे ना कैलकुलेटर में, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 68। 68 मतलब 0.68 आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकल के आ गया, 0.68, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी के लिए कितना निकल के आ गया, 0.68। तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, 100 से इंटू कर दोगे तो 68%, ठीक है। तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी निकल के आ गई आपकी, 68%, ओके। तो ये हो गया आपका बीसीसी के लिए, है ना। अब लास्ट देखते हैं हम, देखते हैं एचसीपी के लिए। अब जो एचसीपी के लिए उसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। तो मतलब आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, है ना, एचसीपी का आपको कैसे निकालना है। एचसीपी के लिए थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी है, ठीक है। बाकी चीज़ तो वही, फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो एकदम सिमिलर है। बट ये एचसीपी है, हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखो एचसीपी स्ट्रक्चर आपका कैसे होता है, ये एचसीपी इस तरीके से होता है, हेक्सागोनल, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके दिखता है ना। तो ये हेक्सागोनल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। तो आप लोग के लिए ये टास्क है कि आप लोग इसका क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो, इस यूनिट सेल का कैसे निकलता है। बट इसका मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। तो इस जो हेक्सागोनल है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 24 इंटू √2r³। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल का फॉर्मूला क्या है, 24 इंटू √2 इंटू r³, ठीक है। अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप मेथड जो सेम फॉर्मूला है उसको आप यहाँ अप्लाई कर लो। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यही एक फॉर्मूला है। तो बस इस फॉर्मूले में आप पुट करते जाइए, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम। तो एचसीपी के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6 इंटू 4/3 πr³। ऊपर में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि भाई स्फेरिकल ही है, एटम तो स्फेरिकल ही है, तो ऊपर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नीचे में बस थोड़ा ये है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे यूनिट सेल क्या है, हेक्सागोनल है, ठीक है। तो हेक्सागोनल को मैंने अभी बताया वॉल्यूम, है ना, उसका मैंने बताया 24√2r³, ठीक है। अब इसी को आप पूरा आप सॉल्व करना है, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो इधर भी r³ है, ऊपर भी r³, नीचे भी r³ है ना। तो ये r³ और r³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब ये भी आपका कट जाएगा, 6 × 24, फिर ये 4 और ये 4 कट गया, है ना। तो ये फिर क्या बचेगा, π/3 इंटू √2 ये आपका बचेगा, π/3 इंटू √2, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आपकी आएगी 0.74, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी इज़ 0.74, ठीक है। अगर पैकिंग इफिशियंसी है तो 100 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, 74%। तो एचसीपी के लिए पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, 74%, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर दिया सिंपल क्यूबिक के लिए, एफसीसी, बीसीसी और एचसीपी के लिए, ठीक है। तो
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, ये थोड़ी प्रॉब्लम आई मुझे, है ना, क्योंकि ये जो है मैं मोबाइल से बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई लिखने में। ठीक है, बट आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ओके, कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।